starting this video, I want to inform you that if you have not watched my last videos, then first watch them. In economics first video I have discussed about the chapter money, that is chapter 5, and in next second video I have discussed about the chapter 6 commercial bank part. In chapter 6 there are two parts, one is commercial bank and another is central bank. Commercial bank is discussed in that part, and the function of commercial bank, that one function is credit creation. For that I have made third video. So 3 videos you must watch them, then you can watch this video, that is central bank. In this we are going to talk about the second part of banking system, that is central bank. So what is central bank? Central bank, it is an apex institution of monetary and banking system of a country. It is apex system, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक। तो ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, रूल करता है, रूल्स बनाता है, सुपरवाइज करता है हमारी कमर्शियल बैंक्स को। किसको कंट्रोल करता है? ये कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है, और हमारी गवर्नमेंट के साथ भी इस अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके क्या क्या फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक का सबसे पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब है सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग अ करेंसी इन अ कंट्री। सेंट्रल बैंक के पास ही सोल अथॉरिटी होती है, अकेले उसी के पास अथॉरिटी होती है जो किसी कंट्री में करेंसी को प्रिंट करती है, उसे इशू करती है। सेकंड, द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज लीगल अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर की वो हर कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता है। इट इज जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल द पब्लिक ऑफ द कंट्री। थर्ड, द सेंट्रल बैंक इशूज करेंसी बाय कीपिंग रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज, जनरली डॉलर। तो क्या करती है सेंट्रल बैंक? अपने पास कुछ रिजर्व मेंटेन करती है गोल्ड के रूप में और फॉरेन करेंसी के रूप में, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, जिसे मोस्टली वो जनरली डॉलर ही एक्सेप्ट करती है। सेकंड फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब है आरबीआई आल्सो वर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड इट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस which are for the government, like central banks act as government's agent, banker and advisor। तीन तरह से वो गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं। वन इज एजेंट। एजेंट मींस एज एजेंट आरबीआई प्रोवाइड्स वेरियस एजेंसी फंक्शंस टू द गवर्नमेंट। वो कई तरह के एजेंसी फंक्शंस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड्स वगैरह, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो वर्क करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो वर्क करती है। सेकंड, एज बैंकर आरबीआई परफॉर्म्स द सेम फॉर गवर्नमेंट व्हिच अ कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स फॉर इट्स कस्टमर। जिस तरह से कमर्शियल बैंक्स कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करती है जो चीजें, जो फंक्शन, जो फैसिलिटीज, जो भी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करती है, वो सारी फैसिलिटीज सेंट्रल बैंक अपनी गवर्नमेंट के लिए भी प्रोवाइड करती है। एज ए एडवाइजरी अगर बात करें थर्ड फंक्शन, तो आरबीआई एडवाइजेस द गवर्नमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज डिसीजन। गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसीज के डिसीजन में भी वो हेल्प करती है। तो अगर बैंकर टू द गवर्नमेंट का है तो बैंकर टू द गवर्नमेंट में वो तीन फंक्शंस हैं, एजेंट है, बैंकर है और एडवाइजर है। थर्ड फंक्शन की बात करें तो थर्ड फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। थर्ड फंक्शन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं इंडिया में, उनको परफॉर्म करने में वो हेल्प करती है, रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है। सेंट्रल बैंक accepts deposits and offer loans to the commercial bank। सेंट्रल बैंक क्या करती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, जो भी कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सेप्ट करती है, अपने पास रखती है, और कमर्शियल बैंक्स को अगर लोन की जरूरत है तो लोन भी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, वो लोन भी देती है। फोर्थ, कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व और इंटरनेशनल करेंसी। कस्टोडियन मतलब अपने पास सेफ रखती है फॉर इंटरनेशनल करेंसीज को, गोल्ड को,
जिससे कि हम लोगों को कभी जरूरत हो तो हम वहां पे अपना फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं। फिफ्थ, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है अगर किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होता है कमर्शियल बैंक्स में, तो हर एक बैंक का एक अपना अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास रहता है, जैसे बीओबी है, पीएनबी है, एसबीआई है। तो अगर उनके बीच में कोई भी फाइनेंशियल डिस्प्यूट है या किसी तरह का डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ही आगे आएगी और वही उनके किसी भी तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी। So it acts as a clearing house for other banks also, वो दूसरे बैंक्स के लिए एज ए क्लियरिंग हाउस भी है। सेकंड, अगर किसी बैंक का चेक क्लियर होने गया है तो आरबीआई उसे क्लियर कर देती है। क्यों? क्योंकि हर बैंक का कुछ ना कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रहता है एज ए अकाउंट होल्डर। सारी कमर्शियल बैंक की उसमें अकाउंट होल्डर है, तो वो दूसरे बैंक का अगर चेक है और दूसरे बैंक में जाना, जैसे बीओबी का चेक आया है और उसे एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो ये सब काम कौन करता है? ये आरबीआई करती है। इट आल्सो एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस। ठीक। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब है अंतिम सांसों में जो ऑक्सीजन भरता है उसे कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। मतलब कमर्शियल बैंक अगर मर रही है, उसकी सांसें खत्म हो रही हैं, तो उनमें सांसें डालने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर आएगा वो कौन लेके आएगा? आरबीआई लेके आएगी। मतलब अगर किसी भी तरह से कमर्शियल बैंक्स फाइनेंशियली कमजोर हो जाती हैं, they do not have any financial help, so there comes the RBI to financially help them and to get them in well condition। उसको अच्छी कंडीशन में लाने के लिए आरबीआई आगे आएगी, उनकी हेल्प करने के लिए आगे आती है। नाउ अगर कहा जाए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, उसको टैकल करने के लिए कमर्शियल बैंक अगर फुलफिल नहीं है, तो उस इमरजेंसी कंडीशन को भी आरबीआई ही हैंडल करेगी। ठीक है। अब बात करते हैं सेवेंथ की, जिसे कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल क्या है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक टू एक्ट एज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। हम लोगों ने क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़ा था। उसी क्रेडिट क्रिएशन में अगर हम लोग क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारे क्रेडिट को कंट्रोल करती है और ये बहुत जरूरी है। If there is not a proper credit control, then the economy will collapse। अगर हम लोग अपनी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा भी ले आए, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई आ जाए, ठीक, मनी की सप्लाई अगर ज्यादा हो गई तब भी हमारी इकोनॉमी क्या करेगी? कोलैप्स कर जाएगी। और अगर हमारे पास मनी सप्लाई कम हो जाए तब भी हमारी इकोनॉमी कोलैप्स करेगी। तो हम लोग अपने यहाँ पे क्रेडिट को कंट्रोल रखने के लिए, मतलब अपनी मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए, कमर्शियल बैंक्स जो भी सप्लाई करती है, जो भी लोन देती हैं, उन सारी चीजों को कंट्रोल रखने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है? क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शन यूज करती है। क्रेडिट कंट्रोल में क्या है? उसके पास दो मेथड्स हैं क्रेडिट के कंट्रोल के लिए। वन इज क्वालिटेटिव मेथड एंड अदर इज क्वांटिटेटिव मेथड। दो मेथड हैं जिससे वो क्रेडिट को कंट्रोल करती है। अब अगर आपको दोनों फंक्शंस पढ़ने हैं, जो दोनों मेथड्स को पढ़ना है कि वो क्या मेथड है, कैसे कंट्रोल करती है, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो में हम कुछ दोनों टॉपिक्स पे ही बात करेंगे कि क्वालिटेटिव मेथड क्या है और क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है। ये दोनों मेथड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, very important method, because we are going to use these terms, these qualitative method and quantitative methods in last chapters of the macroeconomics। There we will discuss about the qualitative and quantitative measures। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ नॉर्मल डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है, टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं जो क्वालिटेटिव में आएंगे और कौन से टर्म्स हैं जो क्वांटिटेटिव में आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ये। अगर आप अभी समझ के रखेंगे तो लास्ट में आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। वेरी शॉर्ट टॉपिक इज दिस। Notes are provided in the topic. Please maintain them and go through them thoroughly. Thank you.